एक ऐसा कंट्री जहाँ ना समंदर है ना कोई बड़ी जंग लड़ी गई, फिर भी दुनिया के सबसे अमीर, महफूज और ताकतवर ममालिक में उसका शुमार होता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या राज है उस जगह में जो बाकी दुनिया समझ ही में नहीं पाती, और जहां लड़कियां पीछे से लेना पसंद करती है। और सबसे अजीब बात, ये जितना खामोश नजर आता है इतना ही उसके अंदर कुछ हिडन लगता है। तो आज मैं आपको स्विट्जरलैंड की वो कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपने पहले कभी इस एंगल से नहीं सुनी होगी। स्विट्जरलैंड यूरोप के आयन दरमियान में है और उसके इर्द गिर्द जर्मनी, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया जैसे पावरफुल कंट्रीज हैं। अब जरा इमेजिन करें, चारों तरफ बड़ी ताकतें और बीच में एक छोटा सा कंट्री। आमतौर पर ऐसे कंट्री सरवाइव नहीं करते, लेकिन यहाँ स्टोरी बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कंट्री न सिर्फ सरवाइव करता है बल्कि क्वाइटली दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम्स में शामिल हो चुका है। इसके माउंटेन्स, खास तौर पर एल्प्स, सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि एक नेचुरल डिफेंस वॉल की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पहाड़ किसी कंट्री को महफूज बना सकते हैं, या उसके पीछे कोई और गेम चल रहा है? 1291 में 3 छोटे इलाकों ने एक सिंपल सा प्रॉमिस किया था कि हम एक दूसरे का साथ देंगे। ना कोई बड़ी आर्मी, ना कोई बड़ी पावर, बस ट्रस्ट। और यही ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में बदल गया। फिर आता है वो वक्त जब पूरा यूरोप जंगों में चल रहा था, नेपोलियनिक वॉर्स, और यहां स्विट्जरलैंड ने एक डिसीजन लिया जो उसकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। हम किसी की जंग में शामिल नहीं होंगे। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी। 1815 में बड़ी यूरोपियन पावर्स ने भी मान लिया कि ये कंट्री न्यूट्रल रहेगा। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, दुनिया में जहां हर कोई पावर दिखाना चाहता है, वहां एक कंट्री डेलिबरेटली पीछे हट जाता है। क्यों? क्या ये वीकनेस है या सबसे बड़ी स्ट्रेंथ? अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है। स्विट्जरलैंड में आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट या डिक्टेटर नहीं मिलेगा। यहाँ पावर डिवाइड होती है और असल ताकत आवाम के पास है। रेफरेंडम्स के जरिए लोग खुद फैसले करते हैं, लॉज पास करते हैं और सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। यानी यहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा है। लेकिन क्या हर सोसाइटी इस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकती है? स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं, तकरीबन 9 मिलियन के करीब है। लेकिन असल फ़र्क नंबर्स नहीं, माइंडसेट है। यहाँ लोग रूल्स फॉलो करते हैं, टाइम की पाबंदी को सीरियसली लेते हैं और प्राइवेसी को ऑलमोस्ट सीक्रेट समझते हैं। और सबसे सरप्राइजिंग चीज़, यहाँ ट्रस्ट लेवल बहुत हाई है। लोग सिस्टम पर भी ट्रस्ट करते हैं और एक दूसरे पर भी। लेकिन सवाल ये है, ट्रस्ट आखिर बनता कैसे है? क्या ये एजुकेशन से आता है या जनरेशंस की ट्रेनिंग से? अब जरा कल्चर की बात करते हैं। यहाँ एक नहीं बल्कि 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन और रोमन्स। एक ही कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी, फिर भी कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं। यहाँ डाइवर्सिटी को प्रॉब्लम नहीं समझा जाता बल्कि एक एडवांटेज समझा जाता है। ख्वातीन वर्कफोर्स में स्ट्रॉन्ग रोल अदा करती है और सोसाइटी में बैलेंस नजर आता है। लेकिन इतने डिफरेंसेस के बावजूद यूनिटी कैसे बरकरार रहती है? अब अगर आप सिटीज देखें, बर्न कैपिटल है, लेकिन सुरिक और जेनीवा ज्यादा एक्टिव और ग्लोबली कनेक्टेड सिटीज हैं। यहाँ लाइफ फास्ट नहीं बल्कि परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड है। क्लीन रोड्स, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट और एक स्ट्रेंज सा काम एनवायरनमेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, ये दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव प्लेसेस में से एक है। तो सवाल ये बनता है, लोग इतनी कॉस्टली लाइफ मैनेज कैसे करते हैं? अब जरा नेचर की तरफ आए। स्नो कवर्ड माउंटेन्स, क्रिस्टल क्लियर लेक्स और ऐसे व्यूज जो वाकई अनरियल लगते हैं। उसीलिए उसे अक्सर हेवन ऑन अर्थ कहा जाता है। लेकिन यहाँ भी एक हिडन एंगल है। ये ब्यूटी सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये इकोनॉमी का हिस्सा है। टूरिज्म यहाँ एक मेजर इनकम सोर्स है।
और यही वजह है कि ये कंट्री अपनी नेचर को ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट करता है, जैसे कोई ट्रेजर हो। एजुकेशन सिस्टम भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस किया जाता है। यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड रैंकिंग में हाई आती हैं, लेकिन एडमिशन ईजी नहीं और चीप भी नहीं। तो क्या एक्सपेंसिव एजुकेशन ही क्वालिटी की गारंटी है? अब आते हैं असल गेम पर, इकोनॉमी। स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी क्वाइटली दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में शामिल है। हाई इनकम, लो अनएम्प्लॉयमेंट और हाईली स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज। लेकिन असल बात, स्विस बैंक्स। दुनिया के अमीर लोग अपना पैसा यहाँ रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ प्राइवेसी लॉज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन यही चीज़ कंट्रोवर्सी भी बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं ये सिस्टम हिडन वेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। तो असल सवाल ये है, ये स्मार्ट प्लानिंग है या एथिकल इश्यू? करेंसी की बात करें तो स्विस फ्रैंक दुनिया की मोस्ट स्टेबल करेंसीज में से एक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ये स्टेबिलिटी एक्सीडेंट नहीं बल्कि डिकेड्स की प्लानिंग का रिजल्ट है। अब डिफेंस को देखें, ये कंट्री जंग में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन हर वक्त प्रिपेयर्ड रहता है। मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरी है और अंडरग्राउंड बंकर्स तक मौजूद हैं। यानी पीस के साथ प्रिपेयर्डनेस भी। क्राइम रेट यहाँ लो है, खासतौर पर वायलेंट क्राइम, लेकिन फाइनेंशियल स्कैंडल्स और वाइट कॉलर इश्यूज कभी कभार सामने आते रहते हैं। फॉरेनर्स के लिए यहाँ सेटल होना इजी नहीं। लैंग्वेज बैरियर, हाई कॉस्ट और स्ट्रिक्ट लॉज, ये सब चैलेंजेस क्रिएट करते हैं। वीज़ा के लिए शेंगन प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और अप्रूवल हमेशा गारंटीड नहीं होता। यहाँ की डेली लाइफ में भी एक खास फील है। स्विस चॉकलेट्स, लग्जरी वॉचेस, क्लीन मार्केट्स। यहाँ क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंस दी जाती है। यहाँ की आइडेंटिटी भी इंटरेस्टिंग है। काऊ को नेशनल एनिमल माना जाता है और एडलवाइस फ्लावर एक सिंबल है प्योरिटी का। स्विस पासपोर्ट भी दुनिया के स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट्स में शामिल है। और अगर फेमस लोगों की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यहाँ काम किया, रॉजर फेडरर यहाँ का प्राइड है और कार्ल जुंग ने साइकोलॉजी में दुनिया को नया एंगल दिया। जिनीवा में बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये कंट्री क्वाइटली ग्लोबल इन्फ्लुएंस रखता है। अब सवाल ये है, दुनिया तेजी से बदल रही है, हाई डिजिटल बैंकिंग, ग्लोबल टेंशंस। ऐसे में क्या ये ट्रेडिशनल सिस्टम सर्वाइव करेगा? क्या न्यूट्रलिटी फ्यूचर में भी पॉसिबल रहेगी या किसी दिन उसे भी साइड चूज करनी पड़ेगी? आखिर में अगर आप इस पूरी स्टोरी को देखें तो स्विट्जरलैंड एक पैराडॉक्स लगता है। छोटा है लेकिन पावरफुल है, खामोश है लेकिन इन्फ्लुएंशियल है, न्यूट्रल है लेकिन फुली प्रिपेयर्ड है। इसकी स्ट्रेंथ है स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग सिस्टम, और वीकनेसेस एक्सपेंसिव लाइफ, बैंकिंग कंट्रोवर्सीज और लिमिटेड ओपननेस। लेकिन असल सवाल अभी भी वही है, क्या ये वाकई परफेक्ट प्लेस है या हम दौर से उसे परफेक्ट समझ रहे हैं? और अगर एक छोटा सा कंट्री ये सब कर सकता है तो फिर बाकी दुनिया क्यों नहीं?